हेलो बच्चों, क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आशु त्यागी फिर से अपने चैनल द कोचिंग गुरु में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, कल हमारी हिंदी वर्णमाला की पहली क्लास हो चुकी है। इसमें हमने हिंदी वर्णमाला का लगभग आधा पोर्शन कवर कर लिया है। ये हमारी हिंदी वर्णमाला की दूसरी क्लास होगी और यहाँ पर हम जो वर्णमाला का टॉपिक है उसको पूरे तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। चलिए अपने टॉपिक पे चलते हैं बिना किसी देर के और समझते हैं कि वर्णमाला आगे किस प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए, कल की क्लास में आपको बताया था वर्ण से संबंधित वर्ण की परिभाषा और वर्ण क्या होता है। उसके बाद हमने बताया वर्णमाला क्या होती है, वर्णमाला के कितने भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह, और इनकी परिभाषा के साथ साथ कितने ये होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये सब बात हम कर चुके हैं। आज हमारी जो बात है वो इससे थोड़ी आगे बढ़ाते हैं और हम देखते हैं कि हमारे जो वर्णों का वर्गीकरण किया गया है प्राणत्व के आधार पर और घोषत्व के आधार पर, इसके बारे में देखते हैं। और इसके बाद हम आगे चलेंगे, इसमें हम बात करेंगे उच्चारण स्थान के बारे में, जो भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक बनता है हिंदी का। तो चलिए बात करते हैं। हमारे जो वर्ण होते हैं, देखिए उनको दो भागों में बांटा गया है और उनके जो बांटने का आधार है वो है प्राणत्व के आधार पर। बच्चों, प्राणत्व का क्या मतलब है समझिए। देखिए, प्राणत्व का मतलब होता है जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तब हमारे अंदर से एक प्राण वायु निकलती है। उस प्राण वायु के आधार पर ही हम वर्णों को वर्गीकृत करते हैं। अर्थात ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने पर हमारी जो है प्राण वायु कम मात्रा में निकले तो उसे क्या कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं, अल्प प्राण। यदि वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जो प्राण वायु है वह अधिक मात्रा में निकले तब वह महाप्राण कहलाता है। मैंने आपको क्या बताया, अल्प प्राण और महाप्राण दो प्रकार के हमारे वर्ण होते हैं जिनको हम प्राण वायु के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। चलिए देखते हैं अल्प प्राण में हमारे कौन से वर्ण आते हैं। बच्चों, कल मैंने आपको बताया था स्पर्शी व्यंजन, उसमें 5 विशेष वर्गों के बारे में बात की गई थी। और यदि मैं अल्प प्राण की बात करूं तो अल्प प्राण में प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण आता है। इसी प्रकार महाप्राण में दूसरा और चौथा वर्ण आता है। आप समझ चुके होंगे। यहाँ पर हमारे जो स्पर्शीय वर्गीय व्यंजन होते हैं उनके पहले, तीसरे और 5वें वर्ण में इस प्रकार की ध्वनि होगी, अल्प प्राण ध्वनि होगी, और दूसरे और चौथे वर्ण में महाप्राण की ध्वनि होगी। देखिए, इसके अलावा भी हम वर्णों को यहाँ पर ब्रेक करते हैं। जैसे यदि हम बात करें अपने अंतस्थ व्यंजनों की, जो कि य, रे और फ होती हैं, तो ये हमारे सभी व्यंजन जो है अल्प प्राण की श्रेणी में आते हैं। किस श्रेणी में आते हैं, अल्प प्राण की श्रेणी में। और यदि बात की जाए ऊष्म व्यंजन की, तो हमारे कुछ इस प्रकार होते हैं, तब हम इनको क्या बोलते हैं, महाप्राण। बच्चों, अंतस्थ व्यंजन किसकी श्रेणी में आते हैं, अल्प प्राण की श्रेणी में। और हमारे जो ऊष्म या संघर्षीय व्यंजन होते हैं वह महाप्राण की श्रेणी में आते हैं। आप देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो 2 उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं बच्चों, वो किसकी श्रेणी में आएंगे, उनको भी देख लेते हैं एक बार। तो ये देखते हैं, हमारा जो पहला उत्क्षिप्त व्यंजन है ये अल्प प्राण की श्रेणी में आता है, जबकि जो दूसरा उत्क्षिप्त व्यंजन होता है ये महाप्राण की श्रेणी में आता है। हम देख चुके हैं यहाँ पर अल्प प्राण और महाप्राण दोनों के प्रकार देख चुके हैं और इनके अंदर कौन कौन से वर्ण आते हैं ये भी हम देख चुके हैं। चलिए बच्चों, अब वर्णों को वर्गीकृत करने का एक अन्य आधार पढ़ते हैं जिसका नाम है घोषत्व या कंपन। चलिए इसको देखते हैं। घोषत्व या कंपन, माफ कीजिए, घोषत्व या कंपन, इसको समझिए। देखिए बच्चों, जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तब हमारी जो प्राण वायु होती है वह हमारे स्वर यंत्र से टकराकर बाहर निकलती है। इसका मतलब क्या हुआ, जब हमारी प्राण वायु स्वर यंत्र में टकराकर एक कंपन पैदा करेगी, ऐसे वर्णों को कहा जाएगा सघोष या घोष। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तब ऐसे प्रकार के वर्णों को क्या कहा जाएगा, अघोष। आप समझ चुके हैं। हमारा जो घोषत्व के
घोषक भी कंपन के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण किया गया है, वह दो प्रकार से किया गया है। इसमें पहले का नाम दिया गया है अघोष, और जो दूसरे प्रकार के वर्ण होते हैं उनको बच्चों सघोष कहा जाता है, और सघोष को घोष भी यहाँ पर कहा जाता है। सघोष और घोष दोनों एक ही बातें हैं। चलिए इनको देखते हैं, अघोष में कौन कौन से वर्ण आते हैं। बच्चों स्पर्शी व्यंजनों का जो हमारे वर्ग होते हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या कहलाता है, अघोष कहलाता है, जबकि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या कहलाता है, सघोष कहलाता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि हमारे जो अंतस्थ व्यंजन है य, रे, ल और फ, ये किसकी श्रेणी में आते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं वह सघोष की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए ऊष्म व्यंजन की, जो कि कुछ प्रकार होते हैं, तीनों प्रकार के स और उसमें शामिल होता है। बच्चों ये सभी जो हमारे होते हैं, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ये हमारे जो ऊष्म व्यंजन होते हैं यहाँ पर, ये सारे के सारे अघोष नहीं होते। बात पर जोर देना है, ये सारे के सारे अघोष नहीं होते, केवल इनमें तीन ये अघोष होते हैं, तीन अघोष होते हैं बच्चों। और ये हमारा जो है व्यंजन है, ये सघोष की श्रेणी में ही आता है, ये सघोष की श्रेणी में ही आता है। इसके अलावा बात करते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन की, तो बच्चों हमारे जो ये उत्क्षिप्त व्यंजन है दो, ये दोनों के दोनों ही क्या होते हैं, सघोष होते हैं कंपन के आधार। दोनों ही उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन क्या होते हैं, हमारे सघोष होते हैं। इसके अलावा यदि बच्चों में स्वर की बात करूं, तो हमारे जो सभी स्वर हैं वह प्राणात्म की दृष्टि से क्या होते हैं और कंपन की दृष्टि से क्या होते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। और यहाँ पर लिख के आपको बता कि हमारे जो सभी स्वर हैं, हमारे जो सभी स्वर हैं वे प्राणात्म की दृष्टि से अल्पप्राण माने जाते हैं। और यदि बात की जाए कंपन के आधार पर, तो बच्चों हमारे सभी स्वर क्या होते हैं, सघोष होते हैं। क्या होते हैं, सघोष। यहाँ पर बच्चों हमने बात कर ली है अपने वर्णों के वर्गीकरण की, जिसमें हमने प्राणात्म के आधार पर और घोष, घोषत्व या कंपन के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण किया है। इसके बाद चलिए चलते हैं अपनी वर्णमाला का जो ये भाग है, इसको आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उच्चारण स्थान के बारे में। उच्चारण स्थान एक तो हमारे आधुनिक एग्जाम आ रहे हैं कंपटीशन के, इनमें एक ट्रेंड चल रहा है, यहाँ से क्वेश्चन अवश्य ही पूछा जा रहा है। इसलिए यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि किस वर्ण का क्या उच्चारण स्थान होता है, क्या उच्चारण स्थान होता है, ध्यान से समझेंगे। चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं उच्चारण स्थान। सबसे पहले उच्चारण स्थान में ये पता करते हैं कि हमारा जो उच्चारण स्थान होते हैं हमारे मुख के अंदर, उनका क्रम क्या है। देखिए बच्चों हमारे मुख के अंदर अलग अलग उच्चारण स्थान होते हैं, उनका क्रम सुनिए। देखिए सबसे पहले हमारे ये जो कंठ है इसको गला बोलते हैं, इस कंठ का स्थान सबसे पहले आता है। इस कंठ के बाद जो दूसरा स्थान है वह होता है मूर्धा का, मूर्धा के बाद तालु का स्थान आता है, के बाद दंत का स्थान आता है और अंतिम पर आता है ओष्ठ। यानी ये हमारे मुख के अंदर जो उच्चारित होने वाले स्थान हैं उनका क्रम है, ये बात आपको ध्यान रखना। लेकिन जब हम स्पर्श व्यंजन की बात करते हैं तब वहां पर हमारा एक क्रम थोड़ा सा चेंज हो जाता है, उसको भी रखना है। स्पर्श व्यंजन इस प्रकार स्पर्श व्यंजन में हमारे 5 अलग अलग वर्ग होते हैं, उन पर देखते हैं कि किस वर्ग का क्या उच्चारण स्थान है। यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले कंठ की, उसके बाद बात की जाएगी तालु की बच्चों, तालु के बाद बात की जाएगी मूर्धा की, मूर्धा के बाद आता है दंत, तो यहाँ पर अंतिम पर आ जाएगा ओष्ठ। क्या आ जाएगा, ओष्ठ आ जाएगा। कंठ हमारे जो कै वर्ग होता है जिसमें भी 5 वर्ण आते हैं, कै, खे, गे, घे और कंगन, ये पांचों के 5 वर्ण आ जाएंगे यहाँ पर। और हमारा जो तालु उच्चारण स्थान है यहाँ पर दूसरा वर्ग आ जाएगा, जय, छह, जय, झय और ये। तीसरे की बात करते हैं मूर्धा की, यहाँ पर है वर्ग आ जाएगा।
चौथे की बात करते हैं, दंत्य में हमारा है 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 और नहीं। बच्चों बात करते हैं ओस की, यहाँ पर पै पर जाएगा, पै पै भै और नहीं। बच्चों आपको चीजें जल्दी याद हो सके इसलिए मैं जो उच्चारण स्थान का आपका टॉपिक करा रहा हूं, यहाँ पर मैं एक ही जगह कराऊंगा आपको, जिसमें कि आपको यह पता चलेगा कि हमारी कंठीय ध्वनियां कौन कौन सी हैं, चाहे वो स्वर हो या व्यंजन। चलिए इसमें कंठ में ही ऐड करते हैं हमारे जो स्वर होते हैं, जिनमें ए और आ भी शामिल है, और इसके साथ साथ एक अन्य व्यंजन जो कि ऊर्ध्व व्यंजन कहलाता है। ये भी हमारी एक प्रकार की कंठीय ध्वनि मानी जाती है। तालु में बात करते हैं, देखिए यह श और इसके साथ साथ जो हमारे दो स्वर हैं, छोटा ई और बड़ा ई, ये दोनों भी इसमें शामिल हो जाते हैं। मूर्धा की बात करते हैं, में दूसरे प्रकार का स और स के साथ हमारा जो स्वर होता है री, ये शामिल होता है। अगर दंत की बात की जाए तो दंत में बच्चों हमारे ले, रे और स, ये तीनों शामिल हो जाते हैं। अब बात करते हैं ओष्ठ्य की। देखिए ओष्ठ्य में दो हमारे स्वर शामिल हो जाएंगे, यहाँ पर छोटा ऊ और बड़ा ऊ। बच्चों मूर्धा में मैं दो वर्ण और ऐड करना चाहूंगा, जिनमें दोनों उत्क्षिप्त व्यंजन हमारे क्या होते हैं, शामिल होते हैं। दोनों उत्क्षिप्त व्यंजन शामिल होते हैं। चलिए इससे आगे बात करते हैं बच्चों, कुछ स्वर हमारे अभी रह रहे हैं जिनका उच्चारण स्थान मैंने नहीं बताया, उन पर बात करते हैं। देखिए छोटा ए और बड़ा ए, इन दोनों का उच्चारण स्थान माना जाता है कंठ तालव्य। क्या माना जाता है, कंठ तालव्य। इसके अलावा अगर बात की जाए छोटा ओ और बड़ा ओ की, इन दोनों का जो उच्चारण स्थान है वह कंठोष्ठ्य माना जाता है, कंठोष्ठ्य माना जाता है। यहाँ पर मेरे विचार से लगभग सभी वर्णों के उच्चारण स्थान आपके कंप्लीट हो गए हैं। और इसके बाद मैं कुछ आपको महत्वपूर्ण नोट पॉइंट बताना चाहूंगा जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, और लगभग जब भी हमारे पेपर होते हैं उनमें पूछे जाते रहते हैं। तो अगर हमारे नोट की बात करी जाए तो हमें यहाँ पर नोट पॉइंट में लगभग 4 से 5 पॉइंट लिखने होंगे जहां से क्वेश्चन बन सकता है। इसमें पहला नोट मैं आप लोगों को लिखाना चाहूंगा अर्ध स्वर के बारे में। ठीक है, हमारे जो य और व व्यंजन होते हैं, इन दोनों को क्या बोला जाता है बच्चों, अर्ध स्वर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अर्ध स्वर बोला जाता है। इसके अलावा अगर दूसरे नोट पॉइंट की बात की जाए तो इसमें मैं आपको उत्क्षिप्त व्यंजन के बारे में बताऊंगा। देखिए उत्क्षिप्त व्यंजन जो हमारे दोनों हैं, ये संस्कृत में नहीं थे। कहने का मतलब ये हुआ इनका जो विकास हुआ है हिंदी में हुआ है, इसलिए इनको कहा जाता है हिंदी के विकसित व्यंजन या हिंदी की विकसित ध्वनियां, हिंदी की विकसित ध्वनियां। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि हमारे जो उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं उनका विकास कहाँ हुआ है, बच्चों हिंदी में ही हुआ है, इसलिए इनको हिंदी की विकसित ध्वनियां कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। हमारा तीसरा पॉइंट जो है, थोड़ी सी बात उस पर करते हैं। देखिए हिंदी की विकसित ध्वनियां आपको पता लग गया, लेकिन क्वेश्चन एक अलग तरीके से बन सकता है कि जो कुछ इस प्रकार होगा, नवीन विकसित ध्वनियां, नवीन विकसित ध्वनियां। यदि बच्चों क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है तब आपको कुछ इस प्रकार ध्यान रखना होगा। देखिए जो अरबी फारसी की ध्वनियां होती हैं जिनको नुक्ता प्रणाली कहा जाता है, उनमें हमारे जो वर्ण होते हैं उनके नीचे छोटा सा एक नुक्ता लगा दिया जाता है, जिसको छोटा सा आप बिंदु भी मान सकते हैं। तो ऐसी ध्वनियों को क्या कहते हैं, नवीन विकसित ध्वनियां। जबकि हमारे जो उत्क्षिप्त व्यंजन है उनको क्या कहा जाता है, हिंदी की विकसित ध्वनियां। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इसके अलावा जो हमारा अगला पॉइंट है बच्चों, वो आपको ध्यान रखना है, और ले, ये दोनों हमारे जो वर्ण हैं इनको दंत मूल कहा जाता है। दंत मूल बच्चों, दंत मूल क्या होता है, मसूड़ा। बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूं कि रे और ले, ये जो दो वर्ण हैं
इनका उच्चारण स्थान क्या है? दंतमूल। ये मकुड़े की सहायता से बोले जाते हैं। चलो बच्चों एक बार अपना रिवाइज करते हैं। देखिए आज हमने पढ़ा वर्णमाला के बारे में, और वर्णमाला के बारे में हमने वर्णों का वर्गीकरण पढ़ा है प्राणत्व के आधार पर, घोषत्व के आधार पर, और इसके बाद हमने पढ़ा है उच्चारण स्थान। और उच्चारण स्थान अपना पूरा करने के बाद हमने देखे हैं कुछ नोट पॉइंट वर्णमाला के। बच्चों यहाँ तक वर्णमाला का भाग आपका पूरा होता है। तो इसके बाद आपको वर्णमाला के दोनों भागों को अच्छे से पढ़ लेना है। इसमें से सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों के बनने वाले हैं आगामी परीक्षाओं में, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए इसी टॉपिक को कंप्लीट करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूं। अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए मेहनत करते रहिए और बड़ों का सम्मान कीजिए। और इसी के साथ चलिए चलते हैं। जय हिंद।